चलो अब हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रैखिक तथा द्विघात समीकरण। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोग अगर प्रश्न पूछना चाहते हो या फिर पीडीएफ चाहते हो तो इस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हालांकि अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं किया है मुझे ठीक है। हाँ, और चैप्टर जो है यूनिट नंबर 7 हो गया। ठीक है, इससे पहले 6 चैप्टर हमने मैथ का पढ़ा दिया है और ये अरिहंत प्रकाशन का बुक है पॉलिटेक्निक के लिए 2024 का, उसी से हम बता रहे हैं बच्चों को और प्रश्न भी उसी से अटेम्प्ट करवा रहे हैं। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं रैखिक तथा द्विघात समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होता है पहले देख लेते हैं। पिछले वीडियो में बताए थे रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण कैसे होता है कि वैसा समीकरण जिसमें चर मान का अधिकतम घात 1 होता है उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है, चर मान का अधिकतम घात 1 होता है उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। जैसे x + 2y है, x + y अगर है तो क्या हुआ, ये रैखिक समीकरण हो गया। x + 2y अगर रहेगा तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ये तो अकेले चर है ना, कि एक ही को है ना। चर का मतलब क्या, जिसका वैल्यू बदल सकता है, x y z कुछ भी रहेगा, क्या होगा, चर होगा। तो जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसमें एक चर रहेंगे और रैखिक का मतलब क्या, उसके घात 1। इसका पावर मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इससे ज्यादा रहेगा तो रैखिक नहीं कहलाएगा। तो ये एक चर वाले रैखिक समीकरण, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण होगा, क्योंकि इसमें 2 चर आ गया, 1 2। चर उसको कहते हैं, चर वैल्यू जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होते रहता है उसको बोलते हैं चर। तो 2 चर वाले, अगर यहाँ पे और जेड लगा देते तो 3 चर वाले रैखिक समीकरण हो जाते। तो हम लोग रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं कि वैसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात 1 होता है उसको बोलते हैं रैखिक समीकरण। ठीक है। द्विघात समीकरण क्या होता है, वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 होता है, चर मान का अधिकतम घात 2 होता है उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। जैसे x² + 4x और -6 रहेगा अगर, तो इसमें मैक्सिमम घात चर मान का कितना है, 2 है, मैक्सिमम है ना, इसलिए हो गया 2 चर वाले द्विघात समीकरण हो गया। ये 2 चर वाले रैखिक, 3 चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। ये 3 चर, एगो जेड है बाबू, ये जेड है ना, 2 नहीं है, जेड है। तो 3 गो चर वाले, 3 चर वाले। अगर x + 2y खाली रहता तो 2 चर वाले, और ये 1 चर वाले रैखिक समीकरण तो खाली रैखिक समीकरण इसको भी बोलते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग 2 के पावर 1 रहता तो कुछ लिखते हैं, बोलते हैं 2 के पावर 1, खाली 2 बोलते हैं। लेकिन 2 के पावर 2 रहता तब बोलना पड़ता है, 2 के पावर 2 होता है, बोलना पड़ता है ना। तो चलो ये समझ में आ गया रैखिक और द्विघात समीकरण। कितना इजी था, ये इतना इजी है पॉलिटेक्निक में पढ़ना, बताओ। और इसके बाद हम सभी प्रश्न को देखेंगे, प्रीवियस ईयर का जितना भी प्रश्न है। मैथ अभी पढ़ा रहा हूं तो पूरा मैथ का सॉल्यूशन दिखा दूंगा सबका। हर रोज एगो वीडियो डालेंगे, जैसे कि 2023 का एक वीडियो डालेंगे केवल मैथ का जो पूछा गया था, 2022 का भी मैथ का डाल देंगे, 20 का, 18, 17, 16, 15, 14, 13 इसे सब बता देंगे। ठीक है, केवल मैथ का। और इसके बाद जब हम फिजिक्स पढ़ाने लगे तो फिजिक्स का डाल देंगे, क्या, ताकि दोनों तरफ से आप लोग हेल्प मेहनत करोगे और बहुत अच्छे से अच्छे नंबर ला पाओगे। तो चलो आगे देख लेते हैं। रैखिक समीकरण तो समझ में आ गया। अब रैखिक समीकरण हल करने का कुछ नियम है, सब आप लोग को पता होगा, 10वीं में पढ़ना था। रैखिक समीकरण को हल करने का नियम, हल करने का नियम। तो रैखिक समीकरण को बहुत सारा नियम है हल करने के लिए। पहला देखिए कौन सा नियम है, क्या वो नियम जानते हो आप लोग। पहला नियम है आपका प्रतिस्थापन विधि। पहला है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। तो किताब में आपको पॉलिटेक्निक में 3 तरह के दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन दिया हुआ है। और कौन सा जानती हो, अच्छा अनुपात नियम विधि, अच्छा तुलनात्मक विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि जैसे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी पढ़े थे केमिस्ट्री में, प्रतिस्थापन या फिर विस्थापन अभिक्रिया, एक के दूसरा को धकेल के भगा देता था दूसरे जगह। तो एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लिया जाए अगर, तो 2x - y = 3, 2x - y = 3। ठीक है, और एक और दूसरा इक्वेशन है 4x - y = 5। ठीक है, तो 2 गो समीकरण है। तो इसको प्रतिस्थापन विधि से क्या करेंगे कि अगर हम y का वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा।
और फिर x का वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तो y का भी वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मान लो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकंड है। समीकरण अगर फर्स्ट से हम चलते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा बाबू? y का वैल्यू कितना आएगा? 2x माइनस 3 आएगा है। ओहो देखो यहाँ देखो माइनस वाई छोड़ दिए तो 3 माइनस 2x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस इसमें माइनस करेंगे, माइनस वाई बराबर माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तब क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। यहाँ जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा। अभी से खत्म। तो y बराबर तो यही तो लिखे है ना, है कि नहीं? वैसे नहीं किए, ऐसे कर दिए, निकल गया ना। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में लिख रहे हैं, y का मान ही लिख रहे हैं, मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, चाहे सेकंड में भी रख दे, कुछ में रखिए वैल्यू। ये क्या चीज y का वैल्यू किससे समीकरण से आया? y से। ऐसे गलती हो जाएगा, गलत 2 में रखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन बोला? तो ट्राई करके देख लेंगे हम, तो गलत हो जाएगा। पहले y का मान हम रख देते समीकरण सेकंड में, ठीक है? आप देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 4x माइनस 2x और प्लस 3 बराबर 5 हो जाएगा। तो 2x बराबर 2 हो गया, x बराबर कितना हुआ? 1 हो गया। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ 2 हो जाएगा, और पूरा लिखना ही पड़ेगा जी, नहीं समझ पाओगे इसे। अगर x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 2 में भी रखो 1 में भी रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सुनो ना ध्यान से, यहाँ देखते हैं तो क्या होगा? 2 गुने 1 अब माइनस वाई बराबर 3, तो माइनस वाई बराबर 3 बोलो 1 होगा 1, और वाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1। यानी x का वैल्यू कितना आया? 1, और y का वैल्यू कितना आया? माइनस 1 आया। यानी यहाँ से वैल्यू निकाले तो x बराबर माइनस 1 आया, सॉरी प्लस 1 आया, और y वैल्यू कितना आया? माइनस 1। दोनों का वैल्यू निकल गया। लेकिन तुम कह रहे थे कि अगर इसका वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो नहीं आएगा आंसर, यही ना? y का वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख के देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं क्या जाता है। तन से मार्कर खत्म होगा, टाइम बर्बाद होगा। तो देखो यहाँ पे रखेंगे तो क्या होगा? 2x, हाँ नहीं होगा, सही बोल रहे हैं। क्यों ना कि 2x कट जाएगा फिर। हाँ हाँ, तो यहाँ पे देखिए 2x कट सकते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस से करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 2x से कट जाएगा, तो कुछ बचेगा ही नहीं। यहाँ पर कुछ y के वैल्यू ना रखें बाबू, यहाँ पे तो y नहीं बचेगा, ना x बचेगा ना y बचेगा, निर्वंश हो जाएगा। ये कोई वंश ही नहीं बचेगा इसका। कौन सा? कि इसमें रखने पे वैल्यू गलत हो जाएगा। तो मिटा दिए तब, मिटा दिए तब जी। ये लड़का कैसन है, हे हरिराम, ये क्या हुआ? तो ये जो समीकरण हम लोग बनाए तो प्रतिस्थापन विधि में x बराबर 1 आया, y बराबर माइनस 1 आया। इसके बाद अब दूसरा विधि है विलोपन विधि। दूसरा नंबर में विलोपन विधि, विलोपन विधि। दूसरा विधि विलोपन विधि है। इसमें क्या होता है कि एगो के हटा दिया जाता है जोड़ घटाव कर करके, है ना? तो उसके लिए हम लोग समीकरण लेते हैं वही वाला 2x माइनस वाई बराबर 3, 2x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण फर्स्ट हो गया। और दूसरा है 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2y बराबर, ऐसे देखते हैं कहाँ प्रश्न क्या? हाँ 4x माइनस वाई बराबर 5 है ना, y बराबर 5। समीकरण सेकंड हो गया। मान लो 2 को समीकरण हो गया मेरे पास। अब इसको देखते हैं किस विधि से? विलोपन विधि से। तो क्या करेंगे विलोपन विधि में? दोनों समीकरण को जोड़ या घटाव करते हैं, इसके बाद एगो विलोप हो जाता है, माने विलुप्त हो जाता है, एगो हट जाता है, खत्म हो जाता है अपने आप, ठीक है? तो अगर दोनों का अगर हम क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाने का फायदा होता है कि नीचे वाला साइन बदल जाता है, और घटता तक कटेगा कब? जब एगो प्लस रहेगा एगो माइनस रहेगा, तब वैल्यू समान रहेगा, एगो प्लस एगो माइनस रहेगा, तब जाके खत्म हो। वैसे नहीं काटना आता तो समझ लीजिए, घटाएंगे तो ऐसे घटा सकते हैं बाबू। तो क्या घटाएंगे? तो देखो इसमें से इसको घटाना है ना, तो देखो 2x माइनस वाई हो गया और माइनस 4x और माइनस वाई हो गया, घटा दिए इसमें से इसको। कोई दिक्कत? राजीव बराबर 3 माइनस 5 कर दिए, कोई दिक्कत? देखो
इसलिए 2x माइनस वाई और माइनस 4x प्लस वाई बराबर माइनस 2। आपको अब देखो यहाँ पे ये दोनों कट रहा है, बराबर बराबर कट रहा है ना। बचा क्या मेरे पास, माइनस 2x बराबर माइनस 2, तो x बराबर 2, सॉरी 1 ना होगा, 2x और माइनस 4x घटेगा तो माइनस 2x ना होगा, तो x बराबर 1 हो गया। तो हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट यहीं पे घटा देते थे, तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता था, प्लस हो जाता था, अभी माइनस हो जाता था। इतना ऐसे से नहीं करते थे हम लोग, करते थे डायरेक्ट इसको, आखिर एक से एक ही ना आया तो डायरेक्ट हम लोग करते थे कि ऐसे करते थे। अब बचा माइनस 2x बराबर माइनस 2, कट के x बराबर 1। ये आसान था, जल्दी था, हालांकि ऐसे ही करना प्रोसेस पड़ता है, ठीक है। तो x का वैल्यू ये आ गया। अब x का मान समीकरण अगर 1 में रखते हैं, चाहे 2 में, कोनों में रखोगे तो बातें क्या है, तो 1 में रखे तो क्या आएगा, 2 माइनस वाई बराबर 3, तो y बराबर माइनस 1। ये हो गया आंसर, क्योंकि 2 इधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, और फिर इधर माइनस उधर घुस जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस 1। तो इससे भी वैल्यू हमको निकला क्या, x बराबर 1 और y बराबर माइनस 1। क्योंकि हमारा कहने का मीनिंग है कि बाबू कोनो मेथड से बनाओ आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इतना बार बार दिखाने का क्या कारण है कि आप किसी तरह से बनाइए, आप किसी तरह से बनाइए और आंसर आपका सेम ही आएगा। ये सब लगता है कि हमारा स्टूडेंट के फोड़ने के चक्कर में है, नहीं जी, दिखा रहा है बजा के कि मेरे गाड़ी में जाके पढ़ो, गाड़ी से जाओ पढ़ने मेरे स्कूल में। उसको पता नहीं कि कौन चीज की पढ़ाई यहाँ हो रहा है। तो ये समझ में आ गया ना। अब तीसरा विधि इसमें दिया गया है, ब्रज गुणन विधि। तीसरा जो विधि है ब्रज गुणन विधि, झापू विधि, हाँ ब्रज गुणन विधि, सही बात है, झापू विधि है ये। देखिए ना क्या है, तो समीकरण क्या था मेरा, समीकरण क्या था, 2x माइनस वाई बराबर 3 और एक क्या, 4x माइनस वाई बराबर 5। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण सेकंड, ये झापू विधि है। इसके लिए क्या होता है, x के वैल्यू निकालना होता है, x बटा करना होता है, अब x वाले को झाप दिया जाता है, बचा कौन, अब इतना अब आगे इसको करना पड़ता है। यहाँ पे माइनस कर देंगे बराबर 0, इधर प्लस इधर जाएगा तो ये भी माइनस में होगा और ये हो जाएगा 0। तो समीकरण फर्स्ट, इस समीकरण सेकंड। तो x को अब इसको झाप देंगे, इतना झापेंगे तो बचेगा ये ना, तो अभी दोनों से गुना होता है, प्लस माइनस 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 प्लस, अब 5, अब एक यहाँ आगे कुछ में एक है ना, तो कितना होगा 5, यहाँ 5, अब बीच में माइनस लग जाता है बाबू, अभी झापे लाव है, अभी दोनों करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 में 1 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 5 माइनस 3, कोई दिक्कत। अब बराबर अबड़ी प्लस हुआ ना, इसके अल्टरनेट चलता है, अबड़ी माइनस वाई चलेगा, ठीक है, अबड़ी माइनस वाई चलेगा, अबड़ी वाई वाला को झाप देंगे, जौन वाला के वैल्यू निकालेंगे ना वही वाला के झाप देंगे। तो ई वाला के देखो झापने के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा इंक का इस्तेमाल करते हैं, ताकि मिटर जाएगा, हाथों से झाकेंगे तो, कॉपी तो है नहीं। अब इसको है ये नहीं, समझ लेना कि जो घेरा में लग गया है वो है ये नहीं है। तो अब ये दोनों बच गया, प्लस माइनस माइनस, अब 5 दूना 10, अब बीच में माइनस रहता है, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस और चरती आए 12 हो गया। अब देखो यहाँ प्लस था, फिर माइनस हुआ, फिर प्लस होगा, तो एक में तो कुछ है ही नहीं, एक्स वाई कुछ नहीं, यहाँ पे 1 रखेंगे और बटा में अब झाकेंगे किसको, इसको हटा देंगे, अब इसको करेंगे, अब इसको खत्म करना है, ये है ये नहीं है मान लो। तो अब देखो प्लस माइनस माइनस, 2 में 1 से गुना होगा तो 2, बीच में माइनस रहता है, प्लस माइनस माइनस, और कितना होगा 4 हो गया। आगे देख लो तो क्या हुआ, x बटा 2 बराबर माइनस वाई बटा कितना होगा 2 होगा ना, माइनस माइनस प्लस, और 12 में से 10 घटा तो 2। इसके बाद 1 बटा कितना होगा बाबू, माइनस माइनस प्लस यानी 2 होगा। अब इसको कंपेयर करेंगे, अब इसके साथ इसको रखेंगे, तब देखते हैं क्या होता है। x बटा 2 बराबर 1 बटा 2, तो इसे खत्म, तो x बराबर क्या हुआ 1, एक से x बराबर 1 हुआ। सुषमा बोली क्या जीवन समझ रही है इसका मतलब। और देखो
माइनस वाई बटा 2 है अब बराबर 1/2, तो यहू खत्म। और y बराबर फिर क्या हुआ, एन से उन्हें एक चला गया एक। इसमें भी ब्रज गुणन विधि में देखे भी तो x बराबर 1 आया, y बराबर भी -1 आया। फॉर्मूला हम कितना याद किए थे? फार्मूला क्या लिखना है ऐसे ऐसे नहीं समझना। देखो क्या करना है, x के नीचे वो लिख देना, y अल्टरनेट चलना है, यहाँ प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, ये को झाप देना, फिर ई अभी गुना कर देना है, अब बीच में माइनस ई गुना कर देना, हो गया। परिहार था ब्रज गुणन नहीं। बहुत बड़ा था। हाँ झप्पू विधि। तो चलो ये हो गया, कोई दिक्कत। तो ये 3 विधि से हम लोग का यहाँ पे पॉलिटेक्निक में इस्तेमाल होगा, है ना। तो ये विधि हम लोग, तीनों विधि से हम लोग रैखिक समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। अभी तो खाली रैखिक समीकरण की बात हुआ, क्योंकि मैक्सिमम घात जितना भी प्रश्न देखे हम लोग, मैक्सिमम घात कितना था, मैक्सिमम एक ही था, इसलिए ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है, लेकिन दोनों 2 चर वाले रैखिक है ना। पहले हम लोग दूसरा तीसरा में कहते हैं तो कहते हैं समीकरण बना रहे हैं। कौन समीकरण बना रहे होते उस समय, रैखिक समीकरण। कहता था कि 4x + 3y - 2 बराबर 0 है, तो x का वैल्यू इतना, y है एक, तो x का वैल्यू क्या होगा इसे। दूसरा तीसरा में इसने खाली रहता था x वाला, चाहे y वाला, लेकिन x y दोनों एक में नहीं रहता था। तो बच्चा में हम लोग पढ़ते थे रैखिक समीकरण खाली। जब सियान हो गए तो पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, और सियान आ गए तो द्विघात समीकरण। हाँ तो चलो आगे देख लेते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा बढ़िया से, मुझे उम्मीद है ना। अब आगे देख लेते हैं। 16 मिनट वीडियो चला है अभी तक ना। ये तो समझ में आया 3 विधियां, आगे देख लीजिए। अब आते हैं, रैखिक की बात खत्म हो गया, लीनियर इक्वेशन के बाद खत्म हो गया। लीनियर इक्वेशन को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कहते हैं द्विघात समीकरण। तो चलो आगे देख लेते हैं, द्विघात समीकरण की बात करते हैं। तो द्विघात समीकरण अभी हमने बताया था कि वैसा समीकरण जिसमें मैक्सिमम घात कितना हो, 2 हो। किसी भी चर मान का मैक्सिमम घात 2 होता है, उसको बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो अगर ये है तो यहाँ पे x² + 4x और -4 है, तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि चर मान का अधिकतम घात कितना है, 2 है, ठीक है। तो चलो आगे देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ तो अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हो, मान लो कोई अगर द्विघात समीकरण दिया हो, और द्विघात समीकरण जो है उसका, जो द्विघात समीकरण का जो रूप होता है, इसका रूप कैसा रूप है, सुंदर है या अच्छा सुंदर नहीं है, रूप लिख रहे हैं, तो इसका रूप जो होता है, हाँ, ax² + bx + c, यानी कि ax² + bx + c। ये abc क्या है, abc कोई नंबर होगा, रियल नंबर, वास्तविक संख्या हो सकता है। कहीं कहीं पे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है x² - 4x + 2 लिखा हुआ है और बराबर 0 है, इतना बराबर 0 होता है। तो ये दोनों से कंपेयर कीजिए, यहाँ a है लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, a के बराबर क्या होगा, a होगा। यहाँ पे b है तो यहाँ पे क्या है, -4 है, b की जगह क्या है, -4, 4 नहीं है, -4 है, ठीक है। अरे तो 4 वही बात, माइनस मैंने -4 है, ठीक है। और c बराबर क्या है, 2 है। तो द्विघात समीकरण होता है इस रूप में होता है, समीकरण हमको ऐसा मिलता है, लेकिन इसका रूप क्या है, ऐसा है कि नहीं, समझ रहे हो बात। जैसे माता पिता होते हैं तो उनका रूप बदलता नहीं है, ओरिजिनल होते हैं, लेकिन उनके बच्चे के कई रूप होते हैं, कोई करिया हो गया, कोई लंबा हो गया, कोई नाक बैठ गया है, पता है कि नहीं होता है। तो इसी तरह इसके माता बच्चे हैं, इसमें कई तरह के फॉर्मूला आ सकते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल है, इसमें कोई बदलाव नहीं। यह है द्विघात समीकरण के रूप है। अगर द्विघात समीकरण के रूप ऐसा होता है, और अल्फा बीटा अगर इनके शून्यक है, इसका शून्य क्या है, शून्य क्या है, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा अगर शून्यक है तो अगर शून्य का फॉर्मूला क्या होते हैं बाबू, शून्य का फॉर्मूला क्या होते हैं, -b ± √b² - 4ac और बटा 2a। ये तो पढ़े हो आप लोग,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कि b बराबर कौन होगा, यहाँ का जो वैल्यू होगा, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल दे देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है, ऐसे है। तो सुनो, ध्यान दो, क्या हुआ जी, बताइए। या भी तो बोल रहे थे फिर इधर चलते क्या हुआ, तुम गोला क्यों कर रही हो? मच्छर काटते। मच्छर काटता है दिन में जी? इसका ब्लड बहुत स्वीट है लगता है। तो देखो यहाँ पे ए की जगह क्या हो जाएगा 1, बी की जगह -4 और सी की जगह 3। लेकिन यहाँ पे इस रूप में रहेगा तो क्या होगा, अगर इस रूप में रहता तो क्या लिखते हैं हम, माइनस बी की जगह -4, अब प्लस माइनस और रूट अंडर बी स्क्वायर, तो बी की जगह -4 के स्क्वायर हो जाता, अब -4, अब ए की जगह क्या है 1 है, और गुने सी की जगह 3 है, इस फॉर्म में होता, और 2 गुने 1 होता, इस फॉर्म में होता, ठीक है। लेकिन ओरिजिनल वाला ये है, ठीक है। तो इस शून्य के निकलेंगे। अब देखो एक चीज समझ लो कि शून्य कै गो किसका निकलेगा, द्विघात समीकरण रहेगा तो 2 गो शून्य निकलेगा, जैसे जय गो घात रहेगा तय गो शून्य निकलेगा। तो मतलब इसका कैलकुलेशन करेंगे चाहे इसका कैलकुलेशन करेंगे तो x के 2 गो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, शून्य 2 गो निकलेगा। और अगर 3 रहेगा पावर में, अगर घात 3 रहेगा तो उसका शून्य 3 गो निकलेगा। कभी कभी हम लोग द्विघात समीकरण थी बहुपद पढ़ रहे थे तो उसमें कभी कभी x³ था प्लस 2x था प्लस x 2 रहता, मान लो कोई नहीं, आगे पीछे रहेगा क्या दिक्कत है। अब कोई जरूरी नहीं है, ये नहीं रहेगा तो द्विघात समीकरण नहीं, 3 घात त्रिघात नहीं कहलाएगा, वो कोई जरूरी थोड़ी है कि लाइनिये से घटते हुए रहना चाहिए, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। अब बराबर अगर 3 है बराबर 0 है तो त्रिघात होगा। अब इसका शून्य निकलेगा, यानी कि x का जो वैल्यू निकलेगा 3 गो निकलेगा, अकेले ना रहेगा, 3 गो निकलेगा। द्विघात समीकरण है तो उसका जो x का वैल्यू निकलेगा हमेशा 2 गो निकलेगा, और रैखिक रहता है तो हमेशा x का वैल्यू 1 ही गो निकलता है कि नहीं। तो ये चीज तो इस शून्य का फॉर्मूला हो गया। कोई दुख, कोई दर्द, कोई शिकायत है क्या, कोई परेशानी है क्या, नहीं है तो आगे बढ़े क्या। चलो अब एगो d बराबर फॉर्मूला होता है, d बराबर जिसको कहते हैं विवितकर, विवितकर कहा जाता है। d बराबर इसका फॉर्मूला होता है 4b² माइनस 4ac, जहां b का वैल्यू क्या होगा ये वाला, तो b का स्क्वायर और -4, और a का वैल्यू यहाँ वाला जो वैल्यू रहेगा समीकरण में, और c के जगह c मतलब कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू बदलने वाला नहीं रहता, वो हमेशा अचर मान होता है, बाकी सब चर मान है, x से चर ई हो चर है, ठीक है। तो ये हो गया विवितकर का फॉर्मूला, d बराबर फॉर्मूला होता है उसका b² माइनस 4ac, ठीक है। हाँ आगे देख लेते हैं हम लोग। अब मूलों के योग के बात करते हैं। अब मूलों के क्या बात करते हैं, गुणनफल, मूलों का योग गुणनफल। गुणनखंड नहीं होता, गुणनफल होता है। फल, फल मैंने जोड़ के मिलेगा, ठीक है। आगे देखो हम लोग भी तो फले हैं ना। है कि नहीं, जितने सारे लोग हैं तो फल ही तो है। यहाँ ध्यान दो, अब हम लोग शून्यकों का योग देखते हैं। शून्यकों का योग कब, जब अल्फा बीटा उनके शून्यक हो तब, चाहे ए भी शून्यक हो चाहे एक्स वाई शून्यक हो, कुछ भी शून्यक हो सकता है। यहाँ अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, -b बटा ए, -b/a। तो देखो यहाँ पे b क्या है बाबू, तो x का कहता है गुणांक होता है, b जो है इतना बराबर लिख सकते हैं -x का गुणांक। अब यहाँ पटे नीचे होगा x² का गुणांक। एक माने हुआ कि माइनस तो ऑलरेडी लगेगा ही, लेकिन x का गुणांक यहाँ पे क्या है, देखो b है ना। अगर हम फॉर्मूला रख दिए x² प्लस x प्लस 2 रख दिए तो यहाँ पे देखो कहेगा x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है, 1 है ना यहाँ पर, लेकिन अल्फा बीटा रहेगा तो क्या होगा, इसको लिया जाएगा। और देखिए x² का गुणांक तो यहाँ भी क्या है, 1 है,
है ना। तो यानी अल्फा बीटा का जो शून्यकों का योग होता है माइनस बी बाई ए होता है, यानी एक्स का गुणांक, यानी एक्स के साथ को जोड़ जुड़ल रहेगा वो होगा, और नीचे है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर के सामने जो जुड़ल रहेगा वो लिखाएगा नीचे। आ रहा है समझ में सुषमाना। अल्फा इंटू बीटा बराबर, अब लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल देखेंगे हम लोग, तो अल्फा इंटू क्या हो जाएगा बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, एगो अचर पद, इसमें जो अचर होगा अचर पद, और नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला हो गया। समझ में आ गया बात। कब होगा गुना अल्फा बीटा का, जब शून्यांक इसका समीकरण का शून्य क्या होगा अल्फा बीटा होगा तब। अब द्विघात समीकरण है तो अल्फा बीटा होगा ही, क्योंकि दुगो होगा ही शून्य, क्योंकि द्विघात समीकरण है। अब एगो आप देख लेते हैं प्रश्न। थक गए लगता है बोल बोल के। क्या बज गया जी, 8 बज गया। अब हम पेन के आए हैं दूगो, हमको लग रहा है गर्मी। कितना अच्छा लग रहा है सवेरे से जब हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो पहले इतना बजे हम लोग आते थे पढ़ने। एकरों से लेट होता था रोज। ठीक है, कहाँ देख रही सुषमा, कोई है क्या? कोई होरा बना रहा है क्या? होरा समझते हो कि नहीं आप लोग? वो गेहूं जो होता है उसको आग में पकाते हैं ना, वो होरा होता है। चना को आग में पकाएंगे ना, कच्चा चना को, झंगरी को, तो उसको होरा कहते हैं। तुम लोग क्या कहते हो? तो तुम बोले नहीं समझते। एक दिन होरा बनाया जाएगा, सुषमा लाएगी चना अपने खेत में से कबाड़ के। हाँ, ये नहीं है, इतना गरीब लड़की है। इसके खेत में नहीं चना है। नहीं तो आनंद लाएगा ना, मौसा के बात है। तुम तो हाईलाइट हो गया यूट्यूब पर भी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यदि द्विघात समीकरण लिख रहा है आगे जो है, यदि सोच रहा होगा आनंद के हम करने से बोल दिए थे। यदि द्विघात समीकरण, हाँ अपने से बोला, सही बोला। यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, जहां कहा, जहां ए डज नॉट इक्वल टू 0, जहां ए का जो वैल्यू है 0 नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा, है ना। तब और इनका जो शून्यक होंगे, और जो शून्यक अगर होंगे, शून्यक अल्फा बीटा अगर होंगे, तब क्या होगा, मूलों का समांतर माध्य क्या होगा। तब पहला नंबर फॉर्मूला याद रखिए, मूलों का समांतर माध्य, समांतर माध्य। तो मूलों का समांतर माध्य बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा बटा 2। जैसे नॉर्मली हम लोग जैसे माध्य निकालते हैं ना, उसी को समांतर का माध्य कहा जाता है, कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या, है ना। ती हो गया समांतर माध्य। अब देखिए मूलों का दूसरा है मूलों का हरात्मक माध्य। दूसरा नंबर मूलों का हरात्मक माध्य। मूलों का हरात्मक माध्य होता है बराबर 2 इंटू अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा। ये हो गया मूलों का हरात्मक माध्य। तो कहेगा समांतर माध्य अल्फा प्लस बीटा बटा 2 करेंगे, मूलों का हरात्मक माध्य कहेगा तो अल्फा 2 अल्फा बीटा बटे अल्फा प्लस बीटा कहेंगे। अब यहाँ अल्फा को तुम लोग गुना मत समझ लेना, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट में ऐसी कोई गुना लिख देता है कि नहीं। तो ये हम लोग का हरात्मक माध्य हो गया, समांतर माध्य हो गया।
अब कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले हैं। तो फार्मूला आप लोग पहले से पढ़ चुके हो। वही सिर्फ अल्फा बीटा होता है। हाँ हाँ, फार्मूला पहले से पढ़ चुके हो, तब भी थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि हो सकता है जो वीडियो देख रहा है उसके पास फार्मूला ना हो। लिख लो ना प्लीज। रुकिए सर। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखो, अगर फार्मूला की अगर बात कर लिया जाए इसमें, अच्छा पहले फार्मूला लिखेंगे, इसको पहले मिटा देंगे ना तब लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग रैखिक समीकरण जो है और द्विघात समीकरण, इसमें यूज होने वाला इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख देते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला अगर बात कर लिया जाए, यहाँ पे दिया है a माइनस बी बराबर दिया है, अल्फा बीटा है जी, अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा। तो इतना बराबर लिखा है फार्मूला, रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा, ये होता है, ठीक है। अब ये कैसे होता है तो पता ही होगा, स्क्वायर वहाँ पर आता है रूट। हाँ ये तो पता ही होगा। अगर ये स्क्वायर रहता तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखवाए थे पिछले वीडियो में। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर टूटिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, a माइनस बी के होल स्क्वायर। अब यहाँ इधर चल जाएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा नंबर हो गया फॉर्मूला आपका a स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। तो जो वीडियो आज मेरा देख रहे हैं इसको रटने की जरूरत नहीं बाबू, इसको समझाएं पिछले वीडियो में। कौन सा टॉपिक था जी, बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न में रूल्स में जाओगे तो वहां पे इसको रटने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे आराम से, याद आराम से हो जाएगा। तीसरा नंबर में क्या है हमारा कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, है ना। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा अब इंटू अल्फा माइनस बीटा। इसके बाद चौथा नंबर में प्रश्न है आप मेरा, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू। बट इसमें क्या करेंगे हम, और माइनस 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये सब समझाए हैं पिछले वीडियो में, है ना। 5 नंबर के देखेंगे हम लोग। हाँ ये हमको समझाना था, ये वाला कि अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू बराबर जो होगा, यही फॉर्मूला गलत है लिखा हुआ किताब में, अल्फा माइनस बीटा इंटू यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे प्लस होगा बीटा, प्लस क्या होगा जी देखने क्या, प्लस अल्फा बीटा, हाँ प्लस अल्फा बीटा, यही आपको गलत हो गया, किताब में यही गलत लिखा हुआ है, ठीक है ये वाला। तो हाँ अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू वाला फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पे रुक जा, गलत है, यहाँ माइनस ना होगा जी बीचवा में, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ माइनस से होगा ना जी, माइनस तो होगा यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा होगा, ठीक है। यहाँ पे होगा माइनस अल्फा बीटा। अब कैसे देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, होगा ना। हम यहाँ पे ध्यान दो आप लोग कि ए क्यू प्लस माइनस बी क्यू वाला फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, हाँ प्लस में सब होता है, ये होता है, पता है ना। तो यहाँ के बराबर ये लिखा हुआ है, इसके बराबर क्या लिखा है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर और प्लस ए बी। तो प्लस यहाँ पे नहीं ना होगा, माइनस ना हो जाएगा, माइनस ए बी रहेगा तब ना हो, देखो तब ना होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस ए बी, तब ना प्लस माइनस घट के तो क्या होगा, तब होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, तब ना होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उस ये तो प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस, यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। इतना फॉर्मूला खाली लिख लीजिए आप लोग और इतने से काम आपका चैप्टर में काम हो जाएगा।
चलिए एक स्टूडेंट का पूछ रहा है कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या है, कहने का ये ना है अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा कैसे हुआ है ना। तो देखो बाबू, अगर इसको कैलकुलेट करके हम इतना ला देंगे तो जान जाओगे ना कि बराबर है। तो देखो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू होता है ना, प्लस 3 अल्फा बीटा होगा ना, 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होगा ना, और साथ में माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा है, ये है। तो ई से ही खत्म नहीं हो गया तो बचा ही नहीं, देखो ई से ही खत्म बचा ही ना, तो ये हो गया ये बराबरी। उसमें प्लस का माइनस दे ले, कहना माइनस दे ले बाबू, प्लस 3 अल्फा इतना बड़ा फार्मूला दे रहता लिखा रहता है इतना ना हो, अब माइनस ई में नहीं रहेगा तो कटेगा कैसे, इसलिए माइनस पीछे न लगाया गया है ताकि कट के बच जाएगा खाली ये वाला नीचे वाला, ये पोजीशन बच जाएगा। तभी नहीं वही वाला है ना 3 नंबर 4 नंबर में है, समझ में आ गया बात। चलिए आगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मूलों की प्रकृति जानेंगे हम लोग, है ना, कि मूल की प्रकृति क्या होगी, मूल मतलब क्या, अल्फा बीटा की जो प्रकृति कैसा होगा। तो एक तो मूलों की प्रकृति टॉपिक है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। तो आज खाली हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, नेचर ऑफ क्या चीज, नेचर ऑफ रूट्स, यानी मूलों की प्रकृति। लो लिख लो, हाँ, नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। तो मूल की प्रकृति कैसा होगा, निगेटिव होगा, धनायन होगा, ऋणायन होगा, आभासी होगा, क्या होगा उसके बारे में देखना है। पहला नंबर है, यदि डी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा तो इसका मूल की प्रकृति होगी वास्तविक, वास्तविक और असमान। देखो ये चीज आप लोग भुला जाते हो, है ना, तो आज के बाद नहीं भुलाओगे, ये चीज भुला जाते हो ना, कभी कंफ्यूजन गड़बड़ा जाता है, तो आज के बाद नहीं भुलाओगे। दूसरा नंबर में देख लेते हैं हम लोग, दूसरा नंबर में अच्छा बी स्क्वायर, हाँ डी बराबर होगा सर, डी बराबर होता है तो बी स्क्वायर लिखे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अगर 0 से बड़ा होगा, डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि डी अगर 0 से बड़ा होगा, ऐसे भी लिख सकते थे, बात एक ना हुआ, क्योंकि डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो दोनों में से कोई लिख सकते हैं, आगे लिख देंगे और क्या। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 होगा या फिर d इज इक्वल टू 0 होगा, तब क्या होगा, मूल जो होगा वो वास्तविक होगा और समान होगा, है ना। कितना गरीब है, क्या मांग रही है कह दीजिए ना सर का। तीसरा नंबर, कोई खाने पीने के लिए मांगता है तीसरा नंबर, अगर d का वैल्यू है, अगर d बराबर यहाँ पे लिख देते हैं या फिर ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ भी d बराबर होगा, ठीक ना, अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होगा, यानी इससे बड़ा 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू से इसको वैल्यू जो कैलकुलेट करेंगे ना, अगर इसका वैल्यू 0 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा, तब क्या होगा, काल्पनिक होंगे, ये क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। काल्पनिक को हम लोग आभासी इमेजिनरी कहते हैं, है ना, ये सब आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में 10वां के। आगे देख लेते हैं, 4 नंबर देख लेते हैं। 4 नंबर में है कि यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो, इसके बाद जो इसका वैल्यू होगा 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग हो, तो जो मूल जो होगा परिमेय होगा। परिमेय मतलब क्या होता है, जो p बटा क्यू के रूप में है, इसका मूल कैसे निकलेगा, p बटा क्यू के रूप में निकलेगा। 5 नंबर में अगर देख लेते हैं,
कि यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ, अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो तथा पूर्ण वर्ग न हो, उतना बराबर उतना हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, तो मूल अपरिमेय होगा। तो मूल अपरिमेय होगा। ठीक है? हैं? हाँ, तो यहाँ पे क्या अंतर है कि पूर्ण वर्ग होगा, इसका वैल्यू अगर पूर्ण वर्ग होगा लेकिन इसमें पूर्ण वर्ग ना होगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, इस चीज को हम समझ लीजिए। देखिए, अब लिखना बंद करो। यहाँ देखो, अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर कोई चीज प्लस में मौजूद होगा तभी तो उसको हम समझ सकते हैं कि वो है अस्तित्व में। प्लस रहेगा तभी ना कहेंगे अस्तित्व में है, जब माइनस में रहेगा तो क्या कहेंगे, अस्तित्व में नहीं समझेंगे, है कि नहीं? तो जितना भी प्लस, तो जो डी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा रहेगा तो प्लस में इसका मतलब रहेगा, तो प्लस में रहेगा तो वास्तविक रहेगा, लेकिन बराबर में नहीं है तो ढेर मनी। प्लस में है, इसमें बड़ा है तो कई बड़ा, एक भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 40, 50, 60, 70, कुछ भी हो सकता है। तो 0 के वैल्यू बहुत मनी हो सकता है ना, तो इसलिए इसका जो वैल्यू होगा असमान होगा, कोई निश्चित नहीं कि क्या होगा। समझ में आया? बात समझ में आ रहे हो? अनुभवी शिक्षक का मार्गदर्शन बच्चों को पढ़ाने की। चलो आगे देख लेते हैं। तो अगर 0 से बड़ा रहेगा तो क्या होगा, वास्तविक रहेगा, रियल रहेगा और असमान रहेगा। इसका जो मूल होगा ये क्या होगा, असमान होगा। जो मूल होगा, ये मूल वहां पे होगा, मूल जो होगा वास्तविक होगा और असमान होगा, क्योंकि इसका वैल्यू ढेर मनी हो सकता है। 0 से वैल्यू बड़ा तो ढेर मनी हो सकता है ना। इसके बाद देखिए, अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो बराबर है तो एक ही आदमी हो सकता है, हमरे बराबर कोई एक ही आदमी हो सकता है ना, हमरे से बड़ा बहुते मनी हो सकता है लेकिन बराबर। तो यहाँ क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है या फिर d बराबर 0 है, तब मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। यहाँ पे असमान क्यों था कि 0 से बड़ा ढेर मनी कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी के बराबर, कोई नंबर के बराबर कर रहा है तो कोई एक के निश्चित होगा कि नहीं होगा, तो इसलिए इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और समान होगा। लेकिन जब माइनस में होगा तो उसको काल्पनिक कहते हैं, उसको काल्पनिक, आभासी कहते हैं। ठीक है, उसको खाली हम लोग अनुमान लगाया जा सकता है, इसका वैल्यू इतना होगा। ठीक ना, तो ये तीनों के हम लोग था। लेकिन आगे वाला में है, अगर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac तथा पूर्ण वर्ग हो, इसका वैल्यू निकालने के बाद अगर पूर्ण वर्ग होगा, उसका रूट अगर पूरे पूरे निकल जाएगा, पूर्ण वर्ग अगर होगा तो कौन सा मूल होगा, परिमेय संख्या होगा, p बटा q के रूप में आएगा। लेकिन इसका वैल्यू निकालेंगे और 0 से बड़ा होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा ये वाला वैल्यू, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस इतने तो याद करना है, तो इसको समझ लेना है, अब याद कर लेना। ठीक है, तो चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जिसको धूप लग रहा है एक दिन पेपर ऐसे कर लो। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। तो कल से इतना देरी तक नहीं चलेगा क्योंकि अब थोड़ा सा टॉपिक नहीं ना छोड़ सकते हैं क्या। आगे देख लीजिए, प्रश्न करें, अस्मरणीय तत्व है, मतलब कुछ फैक्ट्स है ना, तो लिख देते हैं हमको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मतलब तथ्य, इंपॉर्टेंट तथ्य है, अस्मरणीय है ना, जो याद करके आपको रखना है। तो पहला क्या है कि एक अद्वितीय हल होगा। कुछ है जी, इतना मनी फैक्ट्स है। पहला नंबर में कि समीकरण निकाय यदि द हमको ठीक से नहीं लिखने आता है जी, यदि समीकरण निकाय ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो,
अगर इतना होगा तब क्या होगा, रोमन नंबर 1 में देखिए, तब होगा लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। क्या हो रोहित, तथ लिखा गया, ठीक है, तथा, ठीक ना। तो देखो, अरे एक के साथ बोल रहे थे, कुछ दिमाग कोई काम करता है एक के बार में ठीक से करता है एक ही चीज के लिए, लेकिन एक के बाद दिमाग दो में लगाओगे ना तो कहीं कहीं गड़बड़ा जाएगा। तो आप लोग समझ लो, आप लोग तो समझदार है ये हो ना। तो अगर इसमें अगर ऐसा कंडीशन हो और A1 बटा A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 रहे, मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि अगर दो समीकरण दिया रहेगा, और समीकरण दे के दिखा देते हैं, अगर 4x प्लस 5y प्लस 3 और 2x प्लस 3y माइनस 3 ऐसे लिखा रहेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये वाला B हो जाएगा, ये वाला C हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 2 बटा क्या हुआ 4 बराबर A1 बटा A2, यानी A1 बटा A2 यानी कि 2 बटा 4, हाँ 4 बटा 2 होगा, सॉरी ये होगा 4 बटा 2। और फिर B1 बटा B2, तो B1 क्या है 5 है और B2 क्या है 3 है, तो ये दोनों बराबर है नहीं ना है। तो अगर ऐसा कंडीशन रहेगा, अगर बराबर नहीं होगा तब क्या होगा, तो इसका एक हल होगा, केवल यूनिक हल होगा, जिसको बोलते हैं अद्वितीय हल, है ना, अद्वितीय या एक हल। इसका क्या होगा हल, केवल एक हल होगा, ठीक ना। ये चीज समझ में आया ना, एग्जांपल देके बताएं तो। दूसरा नंबर देख लीजिए, अगर दो समीकरण दिया रहेगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण, और उसमें A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 रहेगा, तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। इसके क्या होगा, अनंत हल होगा, अनंत हल, इसके ढेर सारे हल होंगे, जिसको बताया नहीं जा सकता है क्या हल होगा, ठीक है। तो अनंत हल कहिए चाहे अनेक हल कहिए, दोनों बात एक ही है। तीसरा कंडीशन में है बाबू कि अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, तब कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। इतना हमको ये वाला चीज याद रखना, याद हो गया, ये याद है तो लिखोगे कि ये मिटा दें, हाँ याद है। याद ही होगा। आगे देखो, दूसरा नंबर देख लेते हैं कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हो, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हो, तो मूल क्या होगा, इसका मतलब बाबू अल्फा बीटा होंगे। अगर हमको पता रहेगा कहेगा कि अल्फा का वैल्यू ये है और बीटा का वैल्यू ये है, देल रहेगा पहले से, तो वह समीकरण, तो समीकरण क्या होगा, तब समीकरण बराबर क्या हो जाएगा बाबू, उसका होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुने एक्स और प्लस मूलों का गुणनखंड, मूलों का गुणनफल, है ना, मूलों का गुणनफल, गुणों का क्या होगा, गुणनफल होगा, बराबर का ना तुमको दिख रहा है जी, इसको भी वो चश्मा लगवा देंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर और मूलों का योग क्या होगा, अल्फा बीटा मूल है अगर, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा यहाँ पे, अब इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, माने मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अगर मूल पहले से दिया रहेगा, मूल मतलब क्या, कोई समीकरण को तोड़ते हैं तो जो वैल्यू आता है एक्स का 2 गो द्विघात समीकरण, वही तो मूल कहलाता है ना। लेकिन मूल देल रहेगा, अब समीकरण हमको बनाना रहेगा, तब ई वाला लगाएंगे सर, ठीक है, समीकरण बनाना रहेगा तो ई वाला लगा देंगे। चलो आगे देख लेते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर में बोल रहा है बाबू कि किसी समीकरण में मूलों की संख्या उसकी घात की बराबर होती है, समझते हो बात, माइनस क्यों आता है? हाँ सर जी, हाँ माइनस छूट रहा है, जितना उसका घात है तो उतना हाँ उसकी हाँ, संख्या।
तो वही बात कर रहे हैं कि किसी समीकरण में मूलों की संख्या उसकी घात के बराबर होती है, उसकी घात के बराबर होती है। ठीक है, तो मान लो कोई समीकरण है x की पावर 5 प्लस 3x प्लस 2 रहेगा ये वाला, तो इसका कै गो मूल होगा? 5 गो, क्योंकि इसका घात कै गो है? 5। घात कैसे पता करते हैं? किसी भी चर मान का सबसे मैक्सिमम घात होता है वैसी वो घात मानते हैं। तो इसका कै गो घात होगा? माने x का वैल्यू 5 गो निकलेगा, x का वैल्यू 5 गो निकलेगा। अगर यहीं पर रहेगा कि x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 रहेगा, अगर ऐसे रहेगा तो इसका मूल क्या गो निकलेगा? 3 गो, क्योंकि x का वैल्यू कितना मैक्सिमम? 3 है, इसका मूल 3 गो, यानी x का वैल्यू 3 गो निकलेगा। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी समीकरण में मूलों की संख्या की माने कै गो मूल होगा उसी घात के बराबर होते हैं, यानी जय गो घात रहेगा तय गो उसका मूल निकलेगा। ठीक है, एक लास्ट और है, ज्यों जात के पढ़ लीजिए। ठीक है, ऊपर वाला मिटा देते हैं। आप लोग घरे नहीं लिख सकते हो जी जाके? यहाँ फिर टाइम बर्बाद होगा ना। घर पे तो देखो हमको 2-1 घंटा पढ़ाना ही है, 2 घंटा में तुम कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेने के लिए, कि लिखने में टाइम बर्बाद कर दोगे तो टाइम बर्बाद होगा। समझ रहे हो बात ना? घर जाके लिख सकते हो इसको, अगली दिन से आज भर लिख लो। अब अंत तक पूरा कर ही लो। आगे, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल a प्लस रूट अंडर b है, बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण का एक मूल, अगर एक मूल a प्लस रूट अंडर b है, तब दूसरा मूल होगा क्या? a माइनस रूट अंडर b होगा। ठीक है, अगर a का वैल्यू दिल रहेगा ना, समझा? समझ लेता। देखो, यदि द्विघात समीकरण जिसमें मैक्सिमम घात 2 हो तो द्विघात कहते हैं समीकरण। यदि द्विघात समीकरण का एक मूल, कोई द्विघात समीकरण तो उसको कै गो मूल निकलेगा? 2 गो निकलेगा ना। तो एगो मूल अगर रूट अंडर में ऐसे रहेगा कि a प्लस रूट अंडर b रहेगा, तो दूसरा मूल जो निकल रहेगा कितना होगा? a माइनस रूट अंडर b होगा। आप एगो एग्जाम्पल में से देते, अगर 2 गो मूल निकलेगा द्विघात समीकरण हमेशा, द्विघात समीकरण का हमेशा 2 गो मूल रहेगा। अब मान लो जो कहला जाता है, अगर मान लीजिए अगर एगो मूल दिया है, एगो मूल दिया मान लो 4 प्लस रूट अंडर 3 दिया रहेगा, तो दूसरा मूल क्या निकलेगा बाबू? 4 माइनस रूट अंडर 3, क्योंकि 2 गो मूल तो रहता ही है, और एगो दिया रहेगा तो दूसरा भी क्या करेंगे? याद माइनस खाली लगा देंगे। ऐसे भी बाबू कोई बहुत सारे समीकरण निकालोगे ना, तो एगो माइनस में आंसर आएगा, एगो प्लस में आंसर आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो वही हो गया। चलो, तो आज का हो गया, हम लोग का टॉपिक समाप्त हो गया, रैखिक तथा द्विघात समीकरण। अगले दिन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, है ना? और सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत दिक्कत हो रहा है। मोटिवेशन नहीं मिलता है ना, ज़्यादा वीडियो कोई देखता नहीं ना, तो मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो वीडियो देखेंगे तो देख तो लेता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है। जो वीडियो आपके लिए यूजफुल हो, आपको हेल्प कर रहा हो, तो उसको आप सब्सक्राइब करना आपके लिए जरूरी है कि नहीं? ओके, चलो ठीक है तो।